ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया था, हेलो एल्केन देख लिया था। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले देखेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए एक अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और उसके ऊपर Mg ड्राई ईथर डालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनता है, RMgX बन जाता है। क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है। और हमें पता है मैग्नीशियम जो कि सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, तो उसके पास चार्ज क्या रहेगा, +2 रहेगा। और हेलोजन क्या है, 17 ग्रुप का है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो उसका चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। और हमें क्या पता है कि कोई भी कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर ये +2 और ये माइनस है तो इसको -1 होना ही पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा कंपाउंड का नेट चार्ज कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो चार्ज का भी कोई अपने को याद करने की ज़रूरत है नहीं कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, इसलिए उसका चार्ज कितना, +2 हो गया। हेलोजन 17 का एक ही वैलेंस क्या वैलेंसी इसका 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है लेकिन वैलेंसी इसका 1 है, इसलिए -1 हो गया इसका चार्ज। और बचा हुआ यही है, तो इसको -1 होना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे चार्ज का मेरे पास क्या होता है, पूरे कंपाउंड का चार्ज मेरे पास न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए ये -1। तो ये भी समझ गया कि किसका कितना चार्ज हो जाता है। ठीक है, और तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने को समझ आ चुका है कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर Mg ड्राई ईथर डालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर Na ड्राई ईथर डालूंगा तो क्या बनेगा, सोचो सोचो। Na ड्राई ईथर क्या कराता है, वो जो रिएक्शन कराता है, तो वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल बनाने के बाद में इसका मिरर इमेज लेके RR बना देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, Na ड्राई ईथर डालोगे तो वो जो रिएक्शन होगा और एल्केन बनेगा। ठीक है, लेकिन Mg ड्राई ईथर डालोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो यही चीज़ अपने को याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, Na दे देगा या फिर Mg दे देगा, तो अपने को याद रखना है। ठीक है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने को समझ गया। अब कुछ रीजन देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड कि हमने ड्राई ही क्यों लिया, Mg ड्राई ईथर ही क्यों लिया, मॉइस्ट क्यों नहीं लिया। वहाँ तो अपने को समझता था कि अपन Na ड्राई ईथर वहाँ पर क्यों लेते थे कि Na जो है वो अगर मैं पानी लूँगा तो Na जो है बहुत एक्जोथर्मिक रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम तो कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं करता पानी के साथ, तो यहाँ पर अपन ने ड्राई क्यों लिया, है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं। ठीक है, तो अपन ने ड्राई यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि जो अपना जो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना एकदम मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव यानी कि इसको हाइड्रोजन का कोई भी सोर्स दिख जाए ना, ये उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। और पानी में क्या है, हाइड्रोजन का सोर्स होता है, इसलिए अपन ने क्या लिया, ड्राई लिया, क्योंकि इसको इसके बाजू में थोड़ा भी हाइड्रोजन का सोर्स मिल जाए, ये क्या कर लिया, ग्रिग्नार्ड का पानी के अंदर क्या होता है, H+ होता है, भाई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करेगा, तो नेगेटिव क्या इसका ना R- है, तो R- और H+ क्या बना देंगे, RH बना देंगे, हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। और जो बचा हुआ है तो Mg से X जुड़ा है, और बचा हुआ जो OH बचेगा पानी के अंदर, ठीक है, वो इस Mg के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास ऐसा ही कंपाउंड बना देगा। तो पहला रीज़न समझ गया कि अपन ने ड्राई ईथर क्यों लिया। Na ड्राई ईथर में अपन ड्राई क्यों लेते थे, क्योंकि सोडियम क्या था, बहुत एक्जोथर्मिक रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ, इसलिए यहाँ पर ड्राई इसलिए लेते थे। और यहाँ पर अपन ड्राई क्यों लेते हैं, क्योंकि बनता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है और वह कोई भी हाइड्रोजन सोर्स के साथ में हाइड्रो का अल्केन बना देता है। ठीक है, अल्केन बना देता है, इसलिए अपन उस चीज़ को रोकने के लिए अपन क्या लेते हैं, ड्राई चीज़ लेते हैं, ताकि हमारे मुताबिक ही वो रिएक्शन करे, कभी भी रिएक्शन ना कर ले। ठीक है, फिर मेरे आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका ना मेटल जो है वो कार्बन से जुड़ा हो, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, हाँ, क्योंकि इसका ना जो मेटल है मैग्नीशियम वो किससे जुड़ा है, कार्बन R ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने समझ गया ड्राई क्यों लिया, वो समझ गया। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, अपन ने ईथर क्यों लिया, ठीक है, ईथर ही क्यों लिया, कुछ और भी कोई और भी सॉल्वेंट ले सकते थे। ठीक है, ईथर क्या करता है, ईथर क्यों लिया अपन ने, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसको पकड़ के कैद करके रखना पड़ेगा, तो ईथर जो है वो अपन क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और उसको कैद करके रखता है, यानी उसका रिएक्टिविटी को कम करता है। और रिएक्टिविटी कम करता है मतलब उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पकड़ के रखता है, कौन, ईथर। ठीक है, ताकि वो या वह मुँह ना मारे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है कि वुड्स के अंदर अपन ने Na क्यों लिया और ग्रिग्नार्ड के अंदर अपन ने Mg ही क्यों लिया। ठीक है, वुड्स के अंदर अपन ने Na ही क्यों लिया और ग्रिग्नार्ड के अंदर अपन ने Mg क्यों लिया, तो अपने को पता है फजान रूल से अपने को पता है कि स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द एनायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन और अनायन मोर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है
कि किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है मेरे पास, कि कोई भी मेरे पास आयन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयन है X प्लस, ठीक है, इसका पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ये किसी ए एलिमेंट को कितना अपने तरफ डिस्टॉर्ट कर सकता है, खींच सकता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या अपना कितने अपने तरफ खींच के रख सकता है, पकड़ के रख सकता है, उसी को बोलते हैं अपन पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर के लिए फजान रूल क्या होता है, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द एनायन ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। तो सोडियम और मैग्नीशियम में से, ठीक है, कौन सबसे छोटा रहेगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट क्या होता है अपना पता है, साइज़ क्या होता है, घटता है, ठीक है, तो साइज़ घटता है तो मैग्नीशियम मेरा छोटा है, मैग्नीशियम छोटा है तो फजान रूल के हिसाब से स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द एनायन ग्रेटर द चार्ज, चार्ज भी ज़्यादा है इसका और साइज़ भी छोटा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींच सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करके रख सकता है, ये ज़्यादा डिस्टॉर्ट करके रख सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैग्नीशियम, तो ये क्या कर लेगा, R माइनस और X माइनस को क्या कर लेगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, और ये RMgx का एक अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और इसलिए अपन RNX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लेते, किसको लेते हैं, RMgx को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन ले लेते हैं। तो अच्छे से समझ गया सारी चीज़ें, इतना डिटेल में कोई सर भी नहीं समझाएगा, समझा। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे देख लिया अपन ने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि Mg ड्राई हीटर डालना है, अगर Na ड्राई हीटर डाल दोगे तो अपने पास वुज रिएक्शन हो जाएगा। फिर अपन ने देखा कि ड्राई क्यों लेते हैं, ठीक है, मॉइस्ट क्यों नहीं लेते, तो वहाँ तो समझ में आता था वुज रिएक्शन के अंदर कि अपन मॉइस्ट ले लेंगे तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन के सोर्स में हेलो एल्केन क्या अपना ये बना हाइड्रोकार्बन बना लेता है, लेकिन अपने को वो नहीं बनवाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा ही रखना है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, अपन ड्राई ले लेते हैं। और ईथर क्यों रखते हैं, ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि ईथर क्या करता है, अपना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको पकड़ के रखता है, मुंह मारने नहीं देता यावा, उसके रिएक्टिविटी को कम करके रखता है, उसको स्टेबल बनाए रखता है। फिर उसके बाद में आता है कि अब अपन ने RMgx से क्यों लिया, RNX क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने को पता है अकॉर्डिंग टू फजान रूल स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द एनायन ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन मोर पोलराइजिंग पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रखना। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो वो छोटा भी है, उसका चार्ज भी ज़्यादा +2 है, तो वो जो R माइनस और X माइनस है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से पकड़ के रखेगा और अच्छे से रहेगा RMgx, ना कि RNX क्या करेगा, एज़ कम्पेयर टू RMgx अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा R माइनस और X माइनस को, इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इतना समझ गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कंसेप्ट नए नए सीखने को मिले रह गया है, होप, ठीक है। फिर देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर सबसे पहला रिएक्शन आता है एसिड बेस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो अभी अपन ने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसके ऊपर कोई भी एक हाइड्रोजन सोर्स दोगे तो क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा, क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। यहाँ तो देखा कि मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसके बाद हाइड्रोजन सोर्स दे दो तो क्या हाइड्रोकार्बन बना देगा, और बचा हुआ मेरे पास ये बना देगा, तो वही सेम। तो हाइड्रोजन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका मेरे पास एक ट्रिक है, क्या है, नकन्स क्यू, ठीक है। हाइड्रोजन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, नकन्स क्यू, मतलब हाइड्रोजन सोर्स क्या क्या हो सकता है, मेरे पास नाइट्रो अल्केन दे दिया जाए तब भी मेरे पास क्या हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो नाइट्रो अल्केन ऐसा दिखता है, एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ा रहेगा, ठीक है, R ग्रुप से, तो उसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। या फिर अपने को मिथाइलिन बीटा डाइकीटोन बोल दिया जाएगा, बीटा डाइकीटोन दे दिया गया, मिथाइलिन बीटा डाइकीटोन। मिथाइलिन मतलब एक कार्बन से, और बीटा डाइकीटोन मतलब 2 कीटोन है बीटा पे लगे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बीटा पे लगा है कीटोन एक और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी बीटा पे लगा है कीटोन, तो दोनों बीटा पे ही लगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इसलिए बोलते हैं इसको बीटा डाई कीटोन। तो मिथाइलिन बीटा डाई कीटोन, मिथाइलिन क्यों, क्योंकि एक कार्बन हो जाता है बीच में, ठीक है, और बीटा डाई कीटोन क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा, यहाँ पर बीटा पे कीटोन लगा है, और इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी बीटा में लगा और इसके रेस्पेक्ट में भी ये बीटा में लगा, इसलिए बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन डाइकीटोन। तो अगर ये भी दे दिया जाए अपने को, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा लिख दिया जाए तब भी मेरे पास क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। फिर उसके बाद आता है मेरे पास सी से आता है मेरे पास, ठीक है, नकन्स क्यू, सी से आता है मेरे पास टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन तो आपने को पता है एसिडिक नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि sp होता है तो इसका परसेंटेज S मेरे पास ज़्यादा रहेगा, परसेंटेज S ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए। तो ये इसके बाद 2 एसिडिक एच है, तो कोई भी एक एसिडिक एच दे देगा H प्लस के सोर्स के जैसे, और मेरे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। फिर O से मेरे पास आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या दे देगा अपने को, या तो वाटर दे देगा, ठीक है,
या तो मेरा अल्कोहल दे देगा या फिर कोई भी एक एसिड दे देगा। तो ऑक्सीजन का भी सोर्स ही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है। अपन ने कंसेप्ट भी तो सीखा कि जो कौन सा हाइड्रोजन ही जाता है कभी भी, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा रहता है वही हाइड्रोजन जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा तो ये हाइड्रोजन लीव कर सकता है, ये वाला भी ऑक्सीजन से जुड़ा ये जुड़ सकता है, ये वाला भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है जुड़ सकता है। तो अपन ने कंसेप्ट बताया भी था पहले कि H3 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है H3PO2, H3PO2 क्या है ना, कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो उसका ना H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, P डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी मेरे पास OH, और यहाँ पर मेरे पास H। तो कितने हाइड्रोजन ये देगा, मैंने अभी अभी बोला था। और ये वाली चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, कौन कौन सा हाइड्रोजन जा सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, हाँ तो ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है। ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, हाँ तो ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है। ये वाला हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा। तो ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है, ये खाली 2 दे सकता है, ना कि 3। समझ गया ये वाला कंसेप्ट। तो सेम वही है कि यहाँ पर भी क्या है, वही हाइड्रोजन क्या है, किससे जुड़े है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े, तो ये हाइड्रोजन जा सकते हैं। ये भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये भी हाइड्रोजन के सोर्स जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो अपन ने नाइट्रोजन देख लिया। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया, नाइट्रोजन का सोर्स देख लिया। फिर ए से क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन बीटा डाइकीटोन वाला देख लिया। टर्मिनल अल्काइन देख लिया। ठीक है, ये sp कैरेक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन देख लिया। फिर नाइट्रोजन के सोर्स भी देख लो, नाइट्रोजन के सोर्स में अमोनिया हो गया, RNH2 दे दिया जाएगा, फिर R2NH, फिर RCONH2 दे दिया जाएगा। तब भी ये प्रोटॉन सोर्स जैसे H+ के सोर्स जैसे बिहेव करेंगे और अपने पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा ग्रिग्नाइड से। फिर सल्फर क्या है, HH2 या फिर RSH दे दिया जाएगा। फिर क्वासी एरोमेटिक में खाली एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो नीट में बस यही सब दिए जाते हैं, या तो वाटर दे देगा या फिर अल्कोहल दे देगा। ठीक है, बस यही 2 मोस्टली दिए जाते हैं, लेकिन अपने को सब पता होना चाहिए, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस वगैरह में ये क्वासी एरोमेटिक भी दे दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, या फिर ये सारे बीटा डाइकीटोन भी दे दिए जाते हैं। तो अपने को सबके लिए रेडी रहना है ना, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देख लिया, एसिड बेस रिएक्शन देख लिया। ठीक है, एसिड बेस वाला रिएक्शन देख लिया है अपन ने। फिर आता है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नाइड के अंदर। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो हमेशा मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये रटना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, बस अपने आप बना लोगे आप लोग। तो फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और बाकी जो भी एल्डिहाइड हुआ है फॉर्मल्डिहाइड के को रख के तो 2 डिग्री बनेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और बाकी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी एल्डिहाइड मिलेंगे उसके अंदर अपने को 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। और कीटोन हुआ तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं अपने को करना है। तो ये RMGX है, RMGX के अंदर जो R- होता है वो R- क्या है, गुड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा। कोई नेगेटिव चार्ज इस पर भी होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही बिहेव करता है। तो RMGX के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या है, मेरे पास R- है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए अपने को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जरूरत है। तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अपन ऐसे घुमा लेगा तो कार्बोकैटायन के जो कार्बोकैटायन यहाँ पर कार्बन पे बन जाएगा। ठीक है, और ये R- इसके ऊपर अच्छे से क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर R- आ गया मेरे पास, और जो बचा हुआ था वो O के साथ में क्या कर लिया, जुड़ गया। फिर एक हाइड्रोजन सोर्स आएगा, हाइड्रोजन सोर्स क्या करेगा, जो MgX था उसको हटा के खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, ये तो अपन ने क्या देखा, मैकेनिज्म से देखा। मैकेनिज्म से क्या देखा कि RMGX के अंदर R- में पर न्यूक्लियोफाइल है तो वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो पहले पॉजिटिव बनेगा, C डबल बॉन्ड का बॉन्ड घूम के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, और फिर वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, फिर प्रोटॉन सोर्स आएगा और मेरे पास ऐसे एक अल्कोहल बना देगा। फिर इसका DM क्या है, डायरेक्ट मेथड में तो पता होना चाहिए ना। तो डायरेक्ट मेथड ऐसा है कि ग्रिग्नार्ड जो भी दिया जाएगा ना अपने को, ग्रिग्नार्ड का R, ठीक है, ग्रिग्नार्ड का R अपने को जोड़ के क्या बनाना है, अल्कोहल बना दो। कि क्या करना है, ग्रिग्नार्ड का R जोड़ दो और अल्कोहल बना दो, ख़त्म। ये मेरे पास का डायरेक्ट मेथड है, ग्रिग्नार्ड का R जोड़ के क्या कर दो, अल्कोहल बना दो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की भी बातें भी आ जाती है किसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, समझ आया कि नहीं। ये मेरे पास क्या R- न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ऐड। और जब पाई बॉन्ड पे क्या होता है, हमेशा एडिशन रिएक्शन ही तो होता है ना। पाई बॉन्ड में क्या होता है, मेरे पास एडिशन रिएक्शन ही होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, यहाँ पर आके ऐड हो रहा है। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका अपन देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का ठीक है ये जो कंपाउंड ठीक है ये जो कंपाउंड है इसका जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, है ना। हम किसके पास जाना चाहेंगे, क्यूट पप्पी रहेगा उसके पास जाना चाहिए, ना कि बड़े शेर के पास जाना चाहिए। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किसका कम होता है, एल्डिहाइड का कम होता है कि कीटोन का कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा एल्डिहाइड का कम होता है, तो एल्डिहाइड का ज़्यादा हो जाएगा रेट कीटोन से, क्योंकि कीटोन के ऊपर 2 ग्रुप लगे तो ये बल्कि हो जाएगा, बड़ा रहेगा, तो बड़े के पास न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जाएगा। और एल्डिहाइड के पास खाली एक ही आर ग्रुप होता है, और कभी कभी एक भी नहीं होता, किसका ना फॉर्मल्डिहाइड के अंदर तो खाली एक भी आर ग्रुप नहीं लगा होता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का ज़्यादा हो गया मेरे पास किससे, कीटोन से। क्यों, क्योंकि कीटोन के अंदर 2 आर ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास पहले तो देख लिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, फिर उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है मेरे पास सिडक्टिव नेचर ऑफ कार्बन फॉर आर माइनस ऑफ ग्रिग्नार्ड। सिडक्टिव नेचर, सिडक्टिव यानी कि रिझाना, ठीक है, किसी को भी रिझाना, सिडक फॉर एग्जाम्पल एक है जो किसी को रिझा रहा है, एक लड़की किसी को रिझा रही है, ठीक है, उसको बोल रहे मतलब सेड्यूस करे, सेड्यूस मतलब किसी को भी रेड्यूस करना, कि अपने तरफ बुलाना कि आओ आओ मेरे पास आओ, ठीक है, अट्रैक्ट करवाना अपने पास, ठीक है, उसको बोलता है सिडक्टिव नेचर। तो तो न्यूक्लियोफाइल कब आना चाहेगा, जब ये जो कार्बोकेटाइन अपन ने बॉन्ड घुमा के बनाया है कार्बन के ऊपर वो अच्छे से रिझाए किसको, न्यूक्लियोफाइल को, कि मेरे पास आओ मेरे साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है। ये अच्छे से कब रिझा पाएगा, जब ये कार्बोकेटाइन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कब रहेगा, जब यहाँ पर मेरे पास क्या रहेंगे, खींचने वाले ग्रुप लगे रहेंगे। जब खींचने वाले ग्रुप लगे रहेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने आप डेवलप होगा। खींचने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, -I और क्या होते हैं -M, ठीक है। कि कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन से ग्रुप लगे होंगे, जब खींचने वाले ग्रुप होगा तो इसके ऊपर और पॉजिटिव लाएंगे, और जब और पॉजिटिव लाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव तो चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल बोले अरे और पॉजिटिव है, भागो जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो भागो भागो, निकलो निकलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, खींचने वाले ग्रुप, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मेरे पास देने वाले ग्रुप, ठीक है, +Mn+I। तो आप इसमें बता रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था, मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या था, मेरा कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और मेरे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, पॉजिटिव पसंद है, तो सबसे पहले बॉन्ड को घुमा के यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका देखते हैं रेट। रेट कैसे पता चलेगा, रेट कब अच्छा रहेगा, जब ये जो कंपाउंड है जिसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए मतलब ये जहाँ पर आर ग्रुप जो साइड में लगे रहते हैं वो आर ग्रुप क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। तो सबसे छोटा आर ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, या हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर खाली एक ही आर ग्रुप लगा रखे, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर या तो दोनों हाइड्रोजन लगे हो गए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, या फिर एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप लगा रहेगा, और या फिर उसके अंदर सबसे कम किसका रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जब दोनों आर लगा रहेगा तो उसका सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आना जाएगा इतना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से अपन ने रेट देख लिया। फिर उसके बाद में दूसरा रेट कैसे देखेंगे, दूसरे स्टेप में रेट कि कितने अच्छे से ये जो कार्बोकेटाइन का जो ठीक है, कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव है न्यूक्लियोफाइल को अपने तरफ रिझा रहा है कि आओ मेरे पास आओ। तो ये कब रिझा पाएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर और पॉजिटिव ये इंक्रीज कर पाए, और यहाँ पर और पॉजिटिव कब इंक्रीज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, खींचने वाले ग्रुप होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये और पॉजिटिव बनेगा, ये और पॉजिटिव बनेगा, न्यूक्लियोफाइल और तेज़ आके भागेगा, ठीक है। तो वही है सिडक्टिव नेचर ऑफ कार्बन फॉर आर ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो समझ गया ये अपने को बहुत अच्छे से एकदम, ठीक है। सेड्यूस मतलब रिझाना, ठीक है। तो वही अपने को सवाल दे दिया गया है कि ये वाला सवाल है, ये दो कंपाउंड ये उनका ना बोला कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट बताओ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट अपने को बताने के लिए सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ पर होता है, कार्बोनिल ग्रुप पर होता है। तो पहले यहाँ पर माइनस बनेगा और यहाँ पर मेरे पास प्लस बनेगा, यहाँ पर मेरे पास माइनस बनेगा और यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब मेरे पास पहले देखते हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों में सेम ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर भी एक मेरे पास ग्रुप जुड़ा है। स्टेरिक हिंड्रेंस से तो अपना बात नहीं बना। फिर अपना दूसरा देख लेते हैं अपन, रिझाने वाली बात, कौन अच्छे से ये पॉजिटिव, ठीक है, कौन अच्छे से इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकता है जिससे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके पास आए। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा,
खींचने वाला ग्रुप कौन खींच रहा है, खींचने वाला ग्रुप मतलब माइनस आई और माइनस एम। ये तो मेरे पास क्या प्लस एच है और ये मेरे पास क्या हो जाता है माइनस एम जैसे बिहेव करेगा। तो कौन ज़्यादा माइनस एम है तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आना चाहेगा। तो फर्स्ट का रेट क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा सेकंड से। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट का ज़्यादा है मेरे पास सेकंड से। तो कंसेप्चुअल अपन ने पढ़ा पूरा मैकेनिज्म से और एकदम समझने लायक, ठीक है, ना कि रटने वाले से। कि मैंने नहीं बोला, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि हाँ ये है ऐसा है रट लो, नहीं, पूरा अपन ने समझा है कि कौन किसको रिझा रहा है, कौन कैसा बॉन्ड घूम रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास रिएक्शन। ये फर्स्ट देख लिया अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। फिर आता है मेरे पास साइनाइड के लिए, देख लेते हैं। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड का ना C डबल बॉन्ड O था तो अपन ऐसा बॉन्ड घुमा रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव था। वैसे ही साइनाइड के अंदर भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, तो बॉन्ड घुमाओ यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा ऐसे, ठीक है। बच्चा हुआ इस नाइट्रोजन के पास चले जाएगा, फिर एक प्रोटॉन का सोर्स आएगा, प्रोटॉन का सोर्स आएगा तो OH हो जाएगा और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से पानी निकल जाएगा और ये मेरे पास कीटोन बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो जाता है, हम लोग को एग्जाम में डायरेक्ट मेथड ही याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट मेथड क्या करना है अपने को, ग्रिग्नाइड का R जोड़ के कीटोन बना दो। डायरेक्ट मेथड क्या करना है, ग्रिग्नाइड का R जोड़ दो और बचे हुए पार्ट का क्या बना दो, कीटोन बना दो, ठीक है। ग्रिग्नाइड का R जोड़ के कीटोन बना दो। तो RC ट्रिपल बॉन्ड RN था तो मैंने यहाँ पर ग्रिग्नाइड का R लाया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। N को हटा के डबल बॉन्ड O कर दिया, खत्म। ग्रिग्नाइड को R जोड़ के कीटोन बना दो जब साइनाइड दिया रहेगा। क्या था साइक्लिक ईथर, ठीक है। साइक्लिक ईथर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीट में भी आ गया है, ठीक है, और JEE मेन में भी बहुत बार पूछेगा साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का क्या करना है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ईथर तो अपने को पता रहेगा ROR, और वही ऑक्सीजन अगर साइकिल में रहेगा, ठीक है, रिंग में रहेगा तो उसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का कैसे रिएक्शन हो जाता है ग्रिग्नाइड के साथ वो अपन देख लेते हैं। तो पहले उसका DM देख लेते हैं साइक्लिक ईथर का रिएक्शन कि ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो। क्या, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो और जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा वो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के ग्रिग्नाइड बना दो। ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पे क्या करो, स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो और जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा वो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ के अपना क्या बना दो, ग्रिग्नाइड बना दो। फॉर एग्जाम्पल इसका DM वापस एग्जाम्पल से देखते हैं तब अपने को समझेगा। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन कौन कौन सा है, एक ये कार्बन है और एक मेरे पास ये कार्बन है। ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े 2 ही कार्बन है, ठीक है। इन पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखो यहाँ पर तो R ग्रुप जुड़ा है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कोई नहीं जुड़ा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, यहाँ पर कम है तो वहाँ वाले ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दो। तो मतलब यहाँ का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को मैं तोड़ दूंगा और मैं ग्रिग्नाइड बना दूंगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नाइड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ग्रिग्नाइड का क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है जिस कार्बन में वहाँ पर ग्रिग्नाइड का R जुड़ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट क्या कहाँ पर जाएगा, इसके पास जाएगा और प्रोटॉन सोर्स से यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। तो अच्छे से समझ गया कि ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहाँ पर ग्रिग्नाइड का R जोड़ दो और बचे हुए का अल्कोहल बना दो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट के अंदर अपने को पूछा गया है। जो नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो अपने को दिया गया था, ऐसे नाम दे के दिया गया था इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर अपने को पता होना था क्या होता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरे पास ऐसा, बंद कर दरवाजा बंद कर। इथाइलिन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे पास ऐसा होता है, कैसा होता है, दरवाजा बंद कर। तो इथाइलिन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे पास कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेरे को क्या कराना है, ग्रिग्नाइड के साथ में रिएक्शन कराना है। तो ग्रिग्नाइड के साथ में रिएक्शन का DM अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो। ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़े 2 कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो। तो दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस सेम ही है तो कि कहीं से भी ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो, तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ो या फिर ये वाला तोड़ो, दोनों एक ही गिरेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिया और वहाँ पर मैंने ग्रिग्नाइड जोड़ दिया और बच्चे वाले पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यही मेरे को पूछा गया था कि अगर इथाइलिन ऑक्साइड का ग्रिग्नाइड कराया जाए तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। ये नीट का सवाल है, ठीक है। फिर एक और सवाल देख लो, ठीक है। तो ये वाले सवाल के अंदर भी क्या बोला है, एक साइक्लिक ईथर दिया जाएगा, ग्रिग्नाइड दे दिया गया और DM अपने को क्या पता ही है। DM क्या बोलता है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, ये एक कार्बन है और ये वाला मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस किसका कम है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसके पास बहुत बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कम है, वहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रिग्नाइड का R जाएगा
और ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे वहाँ पर ग्रिग्नाइट का यहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स कम है। तो ये कितना आसान था, है ना। डीएम डीएम याद रखोगे तो अपना काम बन जाएगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास रिएक्शन विद ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के साथ में। तो CO2, SO2 और SO3 के और CH2 के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नाइट रिएजेंट। तो कुछ नहीं करना, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर होता है, SO2 का भी सेम CO2 जैसे ही होता है, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और CH2 का स्ट्रक्चर CH2 का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। CH2 का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, CH2 का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा ऐसा हो जाता है। तो अपन सबका क्या देख लेते हैं, ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में सबका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में सबका अपन क्या देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ग्रिग्नाइट रिएजेंट का अपने को पता ही है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अपने एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो बॉन्ड घुमा देंगे और इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर ये जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट का R है किस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, तो R ग्रुप हो जाएगा, बचा हुआ किस पर जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन सोर्स देंगे, या अपन मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऐसे मेरे पास RCOOH बन जाएगा। तो अपन ने यही सेम चीज़ कितनी बार कर ली है, सेम टू सेम पर वापस SO2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रिग्नाइट रिएजेंट का R माइनस का एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल अपन बॉन्ड घुमा के कवर कर लेंगे, बना लेंगे। तो S प्लस मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये R ग्रुप किस पर अटैक करेगा, S प्लस के ऊपर अटैक करेगा, और जो बचा हुआ क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस बन जाएगा। और बचे हुए पे MgX मेरे पास चले जाएगा, क्योंकि MgX मेरे पास क्या प्लस है, प्लस माइनस में जुड़ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन का सोर्स है नकंस क्यू, जो भी अपन डालेंगे हाइड्रोजन का सोर्स, वो यहाँ पर आके ये अपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और RSWH बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये दो अपन को समझ आ चुके हैं। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास SO3 वाला स्ट्रक्चर देख लो। तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी एक बॉन्ड घुमा लो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। और ये ग्रिग्नाइट क्या है, मेरे ग्रिग्नाइट का R माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ग्रिग्नाइट का R माइनस यहाँ पर अटैक कर लेगा मेरे पास, ठीक है, R अटैक कर ले और बचा हुआ MgX वाला पार्ट यहाँ पर अटैक कर लेगा, ऑक्सीजन पर जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन सोर्स आएगा, हाइड्रोजन सोर्स आएगा तो MgX मेरा हट जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन। सारे के सारे सिमिलर है कि नहीं रिएक्शन, सब में सेम ही तो चीज़ की जा रही है कि ग्रिग्नाइट का R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो और उसको बॉन्ड घुमा के इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लो, और जो बचा हुआ MgX है वो ऑक्सीजन को दे दो। फिर जब हाइड्रोजन सोर्स डालोगे तो MgX वाले पार्ट को हटा के हाइड्रोजन लगा दो। सब में ऐसे ही करना है। फिर वैसे CH2 का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा होता है, लीनियर होता है वो भी, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ग्रिग्नाइट क्या है मेरे पास, ग्रिग्नाइट का R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो बॉन्ड घुमा के कार्बन के ऊपर पहले इलेक्ट्रोफाइल बना दो, फिर R को इसके ऊपर अटैक करवा लो, फिर जो MgX है उसको यहाँ पर कर दो, और जब प्रोटॉन सोर्स आएगा तो MgX को हटा के क्या कर दो, H लगा दो। तो सारा आसान है कि नहीं अब तक, ठीक है, सारा अब तक क्या था, आसान था। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास SNAE मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, SNAE मैकेनिज्म। SNAE मैकेनिज्म हमारे पास कब यूज़ की जाती है, जब मेरे पास एसिड डेरिवेटिव दी जाती है। कब यूज़ की जाती है, जब अपने को एसिड डेरिवेटिव दी जाती है। और एसिड डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ओ जेड होता है। क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ओ जेड। जेड मेरे पास कुछ भी हो सकता है, अगर जेड मेरे पास Cl हुआ तो उसको अपन बोलेंगे एसिड क्लोराइड। अगर मेरे पास OR हुआ तो उसको एनाइड्राइड बोल देंगे, और OR हुआ तो ईस्टर बोल देंगे, NR2 हो गया तो उसको 3 डिग्री अमाइड बोल देंगे। तो SNAE में के अंदर मेरे पास क्या होता है, जेड हटा के अपन क्या लगा लेते हैं, R लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, जेड हटा के क्या लगा लेते हैं, R लगा लेते हैं। और किसके साथ, कौन सा R लगाते हैं, ग्रिग्नाइट का RMgX। SNAE मतलब इसके ऊपर RMgX दिया जाए तो जेड हटा के अपन ग्रिग्नाइट का R लगा लेते हैं, ठीक है। फिर अपने को बोल दिया जाए कि जब अपने को एक इक्विवेलेंटी मतलब 1 मोल ही अपने को RMgX दिया जाए तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन अपने को याद रखना कि एसिड बेस रिएक्शन, जो भी एसिड बेस रिएक्शन होता है ना वो एकदम चुटकियों में हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका रहेगा, नकंस क्यू वाले, जो भी नकंस क्यू वाले थे ना अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे एसिड बेस वाले, उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे पास एसिड का हो जाएगा, ठीक है, ये RCOOH का हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद में RCOCl का हो जाएगा क्योंकि वो भी क्या है, एसिड है। फिर उसके बाद में मेरे पास RCOOCOR का हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे पास अल्डिहाइड का हो जाएगा ज़्यादा कीटोन से, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था क्योंकि अल्डिहाइड का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम हो जाता है कीटोन से। फिर मेरे पास होता है ईस्टर, फिर लास्ट में मेरे पास होता है RCONR2। तो इसको याद रखने के लिए मेरे पास क्या हो जाता है, एक ट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक क्या बोलते हैं अपने को इसको याद रखने के लिए, तो वो अपन देखते हैं। ट्रिक तो याद रख लो, सबसे पहले अपने को बेसिक पता है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट है, तो नकंस क्यू वाला तो ज़्यादा रहेगा, और RCOOH भी ज़्यादा रहेगा, और RCOCl भी मेरे पास ज़्यादा रहेगा क्योंकि सारे के सारे क्या एसिड है, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है, कल, ओमकार और नारू, ठीक है, कल, ओमकार और नारू। कल से मेरे पास क्या हो जाएगा Cl,
ओमकार से आ जाएगा मेरे पास OCr, ठीक है, कल से Cl आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और ओमकार से आ जाएगा OCr, और नारू, और से OR आ जाएगा, नारू से NR2 हो जाएगा। और एल्डिहाइड और कीटोन का तो अपने को पता है कि एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है कीटोन से। कल ओमकार और नारू, और यही चीज़ अपने को PYQ में पूछ लिया था कि जो SNAE जो मैकेनिज्म है या फिर या फिर बोल जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कि अरेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो ये क्या SNAE मैकेनिज्म है जहाँ पर एडिशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है। तो इनके लिए भी और मेरे पास क्या यहाँ पर क्या कल, ठीक है, Cl यानी कल हो गया, ठीक है, OCr मतलब ओमकार हो गया, OCH3 मतलब और हो गया, और नारू NR2 या फिर NHR या फिर NH2, ये हमने को PYQ में भी पूछ लिया गया था, इसलिए अपने को ये याद। सबसे पहले ज़्यादा एसिड बेस हो जाएगा नकंस क्यू वाला, फिर मेरे पास एसिड हो जाएगा RCOOH, फिर उसके बाद में मेरे को क्या देखना है कल ओमकार और नारू, और एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है कीटोन से, ये तो अपने को पता है कि स्टेरिक हिंडल्स एल्डिहाइड का क्या होता है कम होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तौर पर। फिर उसके बाद में वही छोटे छोटे रिएक्शन है कि मेरे पास SN2 जैसे भी बिहेव करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि RX डाल दिया जाए तो SN2X हटेगा और R मेरे पास जुड़ जाएगा, क्योंकि SN2 जैसे क्यों बिहेव करेगा कि R माइनस का एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 तो करते ही है ना, क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस होता है, न्यूक्लियोफाइल को लात मार के भगाना पड़ता है। फिर मेरे पास P और D ब्लॉक का अगर हैलाइड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी अपने को काम आएगा। P और D ब्लॉक का हैलाइड ग्रिग्नार्ड के साथ में क्या करता है, CDCl2 क्या करता है, अगर ग्रिग्नाइड पे डाल दिया जाए तो R2CD बनाता है, ये अपने को याद रखना है रटना है, क्योंकि ये आगे चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है। कि RMG ग्रिग्नाइड के ऊपर CDCl2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, R2CD बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R2CD बन जाएगा। फिर आता साइनोजन, ये साइनोजन ना जेई में पूछ रहा था, साइनोजन का ये ग्रिग्नाइड वाला नहीं पूछ रहा, साइनोजन का पूछ लिया था कि हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन साइनोजन। तो साइनोजन का पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि या CN2 होता है, और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और याद होना चाहिए, और ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर। तो कितने सिग्मा हो जाएगा इसके अंदर, 1 2 3, 3 सिग्मा है और 4 पाई है साइनोजन के अंदर। ये जेई में पूछा, मतलब जेई में कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा, या तो ये रिएक्शन पूछ लेगा, फिर IUPAC से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते ही है, सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर साइनोजन के बगल में ग्रिग्नार्ड डाल दो तो मेरे पास RCN रसियन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रसियन, ठीक है। फिर सल्फर डाल दिया, सल्फर वाटर डाल दिया तो मेरे पास थायरल बन जाएगा, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑक्सीजन डाल दिया जाए, ठीक है, तो मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा। हेलोजन डाल दिया जाए तो मेरे पास RX बन जाएगा। फिर मेरे पास आता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास यूज़ हो गए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव हुआ तो उसके अंदर 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज़ होते हैं। कितने मोल ग्रिग्नार्ड यूज़ होते हैं, 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज़ हो जाते हैं एसिड डेरिवेटिव कोई भी हुआ तो। अब 2 मोल क्यों ग्रिग्नार्ड यूज़ हो जाते हैं एसिड डेरिवेटिव के अंदर, क्योंकि 1 मोल ग्रिग्नार्ड क्या कर, ठीक है, कोई भी एसिड है तो एसिड क्या देगा, H+ तो देगा ही। तो 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल ग्रिग्नार्ड अपने को पता है H+ के साथ में अच्छे से रिएक्ट कर लेता है और RH बना लेता है। तो 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल H+ तो ग्रिग्नार्ड के साथ में एक हाइड्रोकार्बन बना देगा। और जो दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड कहाँ पर यूज़ होगा बोलो क्या, क्योंकि हर एसिड डेरिवेटिव के अंदर C+O बॉन्ड रहेगा, और हर एसिड डेरिवेटिव के अंदर जब C+O बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड का एक R- यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, इसलिए मेरे पास क्या 2 मोल हमेशा एसिड डेरिवेटिव में यूज़ होता ही है, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, एसिड डेरिवेटिव के अंदर 2 मोल ग्रिग्नार्ड क्यों यूज़ होते हैं। पहली बात कि एसिड डेरिवेटिव क्या है, H+ का क्या है, प्रोटॉन का सोर्स है, तो ग्रिग्नार्ड RMgX इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एसिड डेरिवेटिव क्या बना देगा, RH बना देगा। तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड यहाँ पर यूज़ हो गया, और दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड क्या कब यूज़ होगा, तो RMgX जो होता है, ठीक है, वो C+O के साथ में क्या कर लेता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेता है, और ये R- C+O के ऊपर ये कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है, और अल्कोहल बना देता है। तो 2 मोल ऐसे इसलिए यूज़ हो जाते हैं एसिड डेरिवेटिव के अंदर। तो खाली रटना नहीं है, ऐसे कंसेप्चुअल याद भी रखना है। फिर साइनोजन के अंदर कितने मोल हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। साइनोजन के अंदर भी मेरे पास जब साइनाइड का कराते हैं ग्रिग्नार्ड, तब भी मेरे पास क्या 2 मोल मेरे पास ग्रिग्नार्ड यूज़ हो जाते हैं। कितने, 2 मोल मेरे पास ग्रिग्नार्ड यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि पहले क्या मोल R- यहाँ पर पॉजिटिव, पहला ग्रिग्नार्ड तो यहाँ पर आएगा, पहला पाई तोड़ के, फिर 2 पाई है तो दूसरा पाई तोड़ के एक और ग्रिग्नार्ड का R मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 बार ग्रिग्नार्ड यहाँ पर आ सकते हैं साइनोजन के अंदर, क्योंकि इसका ना 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। फिर RX जो ग्रिग्नार्ड है, RX अभी देखा था अपन ने RX का, ठीक है। यहाँ पर RX का अपन ने क्या देखा था, RX के अंदर खाली एक ही मोल ग्रिग्नार्ड यूज़ हो जाता है, और मेरे पास क्या हो जाता है, RR हो जाता है और SN2 होता है, इसलिए RX के अंदर मेरे पास क्या खाली SN2 हो जाएगा, तो RMgX हो जाएगा।
आर एम जी एक्स आर एम जी ग्रिग्नार्ड जो है वो एक्स हटा के आर यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक ही मोल ग्रिग्नार्ड यूज़ होता है। तो सबका मेरे पास क्या है, कंसेप्चुअल ही है। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है थायोल, ऑक्सीजन और NH। यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो जाता है, एक ही मोल ग्रिग्नार्ड यूज हो जाता है। तो अपन ने अभी नीचे नीचे पढ़ा ही तो था, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया और सल्फ़र हो गया, ठीक है, सल्फ़र हो गया और मेरे पास ऑक्सीजन हो गया। इसके अंदर भी मेरे पास क्या एक ही के बार रिएक्शन होती है, इसलिए एक ही मोल मेरा यूज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन होती है लेकिन अपने को दिखती नहीं है, ये वाली चीज़ याद रखना ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड इसके ऊपर यूज़ होगा तो आर एस माइनस बन जाएगा, प्रोटॉन सोर्स देगा तब वापस एस एच बन जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड यूज़ होगा तो ओ माइनस बन जाएगा, इसको अगर प्रोटॉन सोर्स दूंगा तो ओ एच बन जाएगा। लेकिन देखो रिएक्शन हुई है लेकिन पता ही नहीं चला कि रिएक्शन हुई, क्योंकि वही सेम टू सेम वापस दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, जैसे पहले थे वैसे थे। ये सारा समझ गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, समझा कि नहीं। मोल क्यों यूज़ होगा, तो एक मोल तो कार्बोनिल जो था सी डबल बॉन्ड हो वहाँ पर एक चला जाएगा, दूसरा मोल जो ये एसिड डेरिवेटिव्स है वो प्रोटॉन सोर्स जैसे एक्ट करेगा जो हाइड्रोकार्बन बनाने में यूज़ कर लेंगे। फिर साइनोजन के अंदर 2 पाई है तो दोनों के दोनों क्या कर लेंगे अपन, 2 आर लग जाएगा और ग्रिग्नार्ड के 2 मोल यूज़ हो जाएगा। फिर आर एक्स के अंदर एक ही मोल यूज़ होगा, ये SN2 रिएक्शन होगा। SH और OH और NH के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक एक मोल ही ग्रिग्नार्ड मेरे पास यूज़ हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ रटनी पड़ेगी, अपने को नहीं पड़ी, ठीक है, इसमें रटना कुछ नहीं है, केमिस्ट्री का ना सब समझना है। फिर ये सारे सवाल देख लो, फिर ये चैप्टर अपना क्या हो जाए, ख़त्म हो जाता है। पहला चैप्टर क्या होता है, एक इक्विवेलेंट अपने को क्या दिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही दिया गया, मतलब एक ही बार रिएक्शन कराना है। अब यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड हो तो 2 है, एल्डिहाइड के अंदर भी सी डबल बॉन्ड है और ईस्टर के अंदर भी सी डबल बॉन्ड है। तो कहाँ पर रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन से चले गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को याद कराया था ना मैंने कि एल्डिहाइड का ज़्यादा है कि ईस्टर का ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लो एल्डिहाइड ऊपर आ रहा है और ईस्टर उसके नीचे आ रहा है, तो एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो एल्डिहाइड को के साथ रिएक्शन करोगे ना कि ईस्टर के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है ईस्टर से, इसलिए वो पूरा का पूरा रेट अपने को याद रखना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है ईस्टर से, इसलिए जो एल्डिहाइड का है कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल ग्रुप उसका माइनस प्लस करके और जो R माइनस है ग्रिग्नार्ड का वो इसके कार्बन पे जोड़ना पड़ेगा। तो और ये मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। जो ग्रिग्नार्ड का जो R था मेरे पास, ये ग्रिग्नार्ड का R मिथाइल है तो मिथाइल को इसके कार्बन में जोड़ दिया और इसको क्या देख लिया अपन ने, H दे दिया है प्रोटॉन सोर्स के साथ में, जब प्रोटॉन सोर्स आया तो। फिर उसके बाद में सेकंड दिया मेरे पास, सेकंड के अंदर भी क्या एक ही इक्विवेलेंट दिया गया और यहाँ पर मेरे पास एसिड क्लोराइड है, क्योंकि इसके पास भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और एसिड है इसके पास भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, और लेकिन एक ही दिया तो एक ही बार रिएक्शन होना पड़ेगा। COOH और COCl के अंदर किसका ज़्यादा रेट होता है, COOH का ज़्यादा होता है, उसके अंदर टेबल के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है। उसको अपने को याद करना ही पड़ेगा किसका कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड 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 क्या करता है अपने पास, एसिड क्या देगा, ये H+ देगा खाली ग्रिग्नार्ड को। तो ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ में क्या बना देगा, H+। तो ये ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बना देगा, RH बना देगा। तो CH3H बन जाएगा, CH3H को क्या बोलते हैं, CH4 बोल देते हैं, मीथेन। तो मीथेन बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन के अंदर। फिर अगला सवाल क्या बोलते हैं अपने को, एक इक्विवेलेंट दिया गया है तो और यहाँ पर मेरे को क्या दिया गया, एल्डिहाइड भी दिया है, COCl भी दे दिया गया है और CONH2 भी दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, CONH2 का मेरे पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। CONH2 का मेरे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। और CONH2 मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है, नकंस क्यू। तो नाइट्रोजन का ने क्या आ रहा था, CONH2 आ रहा था कि नहीं, और नकंस क्यू को सबसे मैंने ऊपर रखा है, देखो नकंस क्यू को मैंने सबसे ऊपर रखा, मतलब सबसे ज़्यादा नकंस क्यू का ही होता है सबसे। और ये एसिड बेस है, मतलब ये खाली हाइड्रोजन का सोर्स है, हाइड्रोजन का सोर्स है, ये भी क्या देगा, खाली एक हाइड्रोजन देगा इसके को, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। फिर अगला लास्ट सवाल देख लो कि एक इक्विवेलेंट दिया है RX पहले में, दूसरे में 2 दिया, तीसरे में 3 दिया, तो क्या क्या हो जाता है। जब मैंने एक इक्विवेलेंट दिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ईस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या ईस्टर है, C डबल बॉन्ड OR है, C डबल बॉन्ड OR है। जब मैं एक इक्विवेलेंट दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाता है ईस्टर के अंदर, ठीक है। जो SNI मैकेनिज्म के अंदर मेरे को पता ही है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि RC डबल बॉन्ड O जब भी Z होता है और इसका ऊपर ग्रिग्नार्ड डाल दूँ, RC डबल O Z हटा के ग्रिग्नार्ड का R लगता है, ठीक है, ये तो अपने को पता है। वही सेम है कि RC डबल बॉन्ड O ये मेरे पास Z है, तो Z हटा के क्या लगेगा, ग्रिग्नार्ड का R लगा दो। तो फर्स्ट क्या है ना, Z हटा के ग्रिग्नार्ड का R लगा दिया। सेकंड का ना 2 दिया है तो यहाँ से भी Z हटा के निकल जाएगा और यहाँ से भी Z हटा के निकल जाएगा, तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और थर्ड तीसरा मोल कब कहाँ यूज़ होगा, तीसरा मोल देखो अभी ये कीटोन है, अभी कीटोन है, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, तो जो नया ग्रिग्नार्ड है उसका R यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया।
तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अपना टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हेलो अल्केन और हेलो अल्किन का चैप्टर जो है वो अपना यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और फुल कंसेप्ट्स एंड फुल डिटेल्स के अंदर कि ग्रिग्नार्ड को भी बहुत अच्छे से समझा है।